हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज के लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे। देखिए जो एक न्यूमेरिकल हम बोर्ड पे आप दिख रहा है आपको कि ऐसा कोई शेप है, ये सर्कुलर शेप है, ये स्ट्रेट वायर है। हमसे कह के आ रहा है कि इस शेप के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस शेप के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इस फिगर में दो शेप हैं, एक तो ये सर्कुलर लूप है और एक ये स्ट्रेट वायर है। यानी एक सर्कुलर लूप है और एक स्ट्रेट वायर है। हमें इन दोनों की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सर्कुलर लूप की वजह से भी निकालना है, स्ट्रेट वायर की वजह से भी निकालना है। तो इनके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं? तो सर्कुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, या फिर पहले हम स्ट्रेट वायर की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अगर हम स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? B = μ0/2πI/r। ये होता है स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम सर्कुलर लूप की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, यानी लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B = μ0I/2r। ये लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। और किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास दो शेप है, एक तो सर्कुलर लूप है और एक स्ट्रेट वायर है। तो पहले हम स्ट्रेट वायर की वजह से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O किसकी वजह से? ड्यू टू स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू स्ट्रेट वायर। पॉइंट O पर स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, B = फॉर्मूला μ0/2πI/r। आई हम देख रहे हैं कि 10 एम्पियर की करंट है। 10/r, r मतलब डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस? तो स्ट्रेट वायर से पॉइंट O की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो 10/10 सेंटीमीटर 10 × 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो B = μ0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 4π × 10⁻7। 2π हमने ऐसे ही लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल, 10⁻² ऊपर गया तो 10⁻+2 हो जाएगा। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻7, 2π हमने ऐसे ही लिखा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 10⁻² ऊपर गया, 10⁻+2। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा B = 2π से डिवाइड किया तो 2 × 10⁻7, और ये 10⁻7 से 2 हटा दिया तो 10⁻5। ये मैग्नेटिक फील्ड आया किसकी वजह से? हम इसको 1 दे देते, B1, स्ट्रेट वायर की वजह से B1। ये हमको B1 मिल गया स्ट्रेट वायर की वजह से पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड। अब हम किसकी वजह से निकालेंगे? हम सर्कुलर लूप की वजह से निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू सर्कुलर लूप। हम सर्कुलर लूप की वजह से अगर पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो ये कितना आएगा? हम इसको नाम देते हैं B2। सेम फॉर्मूला ये होगा μ0I/2r। तो μ0I/2r, तो B2 μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻7, μ0 की वैल्यू, I की वैल्यू 10/2 × r। r क्या होती है? रेडियस होती है। तो इस सर्कुलर लूप की रेडियस भी तो 10 सेंटीमीटर ही है, तो अपॉन 10 × 10⁻²। तो 2 से 2 को कैंसिल करिए तो B2 आ जाएगा, 2 × 4, 2π। 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻5 बच जाएगा।
तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई, 10 से 10 कैंसिल, ये -2 पर गया, 10⁻⁵ ये आ गया B2। B1 मिल गया, B2 मिल गया। हमने देखा एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक स्ट्रेट वायर की वजह से, एक सर्कल लूप की वजह से। तो अब इनका क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, तो या तो ये जुड़ेंगे या तो ये घटेंगे। जब एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड है तो या तो ये जुड़ जाएंगे या तो ये घट जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जोड़ें या घटाएं, तो कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ जाएंगे, अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो घट जाएंगे। हम कैसे पता करें सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो राइट हैंड पाम रूल लगाइए। राइट हैंड पाम रूल लगाने के लिए क्या करते हैं, हम अपने थंब को रखते हैं करंट फ्लो के डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखते हैं उस पॉइंट की तरफ जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हम थंब को उस डायरेक्शन में रखते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो, और फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ रखते हैं जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो। चलिए हम पहले इस सर्कुलर लूप की बात करते हैं। पहले हमने स्ट्रेट वायर लिया, स्ट्रेट वायर की बात करते हैं। तो थंब को रखना है करंट फ्लो के डायरेक्शन में, करंट देखिए इधर जा रही है थंब, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, फिंगर्स को मोड़े, फिंगर बाहर की तरफ आए, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड। बात समझिएगा। थंब को कहाँ रखना है, करंट फ्लो के डायरेक्शन में, करंट ऐसे आ रही है, फिंगर ऊपर की तरफ, यानी फिंगर ऊपर की तरफ, करंट इधर जा रही, फिंगर ऊपर की तरफ, यानी ऐसा कुछ फिगर देखिए, थंब इधर गया, करंट इधर जा रही, फिंगर ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉइंट ओ ऊपर की तरफ है, फिंगर ऊपर की तरफ रखे, फिंगर को मोड़े, फिंगर बाहर की तरफ निकली, अगर फिंगर बाहर की तरफ निकले तो आउटवर्ड, फिंगर अंदर जा रही हो तो इनवर्ड। तो जो आपका स्ट्रेट वायर के जैसे मैग्नेटिक फील्ड आया वो आउटवर्ड आया, आउटवर्ड के लिए ये वाला सिंबल बनाते हैं। हम सर्कुलर लूप की वजह से देखते हैं, सर्कुलर लूप में भी यही करना है, थंब को रखना है करंट डायरेक्शन में, करंट देखिए ऐसे गई, थंब को यहाँ रखे, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ, पॉइंट हमारा क्या है, ओ है, पॉइंट क्या है, ओ है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फिंगर्स को रखे पॉइंट की तरफ, फिंगर मोड़े, कहाँ आई, बाहर की तरफ, यानी ये भी आउटवर्ड हो गया, ये भी क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। चलिए ये भी आउटवर्ड हो गया। एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, नेट या टोटल कुछ भी लिखिए आप, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, B = B1 + B2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे। चलिए हम दोनों को ऐड कर देते हैं। हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो कंडीशन क्या मिलेगी, यहाँ से आएगा B = B1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ प्लस B2 की वैल्यू 2 पाई × 10⁻⁵। तो B = क्या कर लेंगे, 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ कॉमन ले लिए, 2 × 10⁻⁵ कॉमन ले लिए, 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵, यहाँ बचा 1, या केवल आप 10⁻⁵ ले लीजिए कॉमन, ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। 10⁻⁵ कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2 और प्लस 10⁻⁵ बटा 2 पाई, तो 2 × पाई की वैल्यू 3.14। तो यहाँ से B आ गया, 10⁻⁵ हमने ऐसे ही लिखा, 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6.28, इनको ऐड करेंगे तो 8.28, यानी मैग्नेटिक फील्ड आ गया 8.28 × 10⁻⁵ टेस्ला, 8.28 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया कितना, ओ पर, सेंटर पर, इस शेप की वजह से, जिसमें एक स्ट्रेट वायर भी है और एक सर्कुलर लूप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कह रहा है अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर। हमारे पास एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रॉड है जिसकी लेंथ 0.45 मीटर है एंड मास 60 ग्राम, और इसका मास कितना है, 60 ग्राम है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन करते समय मास को किलोग्राम में बदलते हैं। तो मास दे रखा है 60 डिवाइडेड बाय या फिर इंटू 10⁻³ kg, ये मास हमको दे रखा है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इस सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल वायर, इसको 2 वर्टिकल वायर से, नहीं हमने ये एक रॉड ली जिसकी लेंथ 0.45 मीटर है, उसका मास 60 ग्राम है, इसको हमने 2 वर्टिकल वायर से हैंग करा दिया। हैंग कराने के लिए हमने ऊपर किसी रिजिड सरफेस से बांध दिया, वर्टिकल वायर से हैंग करा दिया हमने। आगे क्या कह रहा है,
अ करंट 5 एम्पियर इज सेट अप इन द रॉड। हमसे कह रहा है कि एक 5 एम्पियर की करंट, कितनी करंट, 5 एम्पियर की करंट रॉड में फ्लो कराई गई। करंट की डायरेक्शन हमको नहीं दे रखी है, बस इतना बोल रहा है कि 5 एम्पियर की करंट फ्लो कराई गई द रॉड थ्रू द वायर, वायर के हेल्प से, वायर से 5 एम्पियर की करंट फ्लो कराई गई। अब रॉड में करंट डायरेक्शन नहीं दे रखा, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर्स इज जीरो। यानी हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा, इनवर्ट, क्रॉस का मतलब इनवर्ट। हमसे कह रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा कि इन वायर्स में कोई टेंशन ना हो, वायर्स में कोई टेंशन ना हो। अब आप ये सोचो कि अगर वायर से ये रॉड लटकाई गई तो रॉड का वेट mg, रॉड का वेट mg नीचे की ओर काम करेगा। mg हमेशा कहाँ काम करता है, नीचे की ओर। यानी किसी भी रॉड को आप हैंग कराइए, ग्रेविटी उसको खींचेगी, तो mg तो नीचे की ओर काम करेगा। अगर mg नीचे की ओर काम करेगा, ये रॉड नीचे खींचेगी, रॉड नीचे खींचेगी तो इन वायर्स में आएगी टेंशन, लेकिन वायर्स में टेंशन नहीं आ रही। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है और इस mg को बैलेंस कर रहा है। कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है और mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर की तरफ फोर्स ना होता तो mg नीचे खींचता, mg रॉड को नीचे खींच रहा होता तो इन वायर्स में आती टेंशन। लेकिन हमसे कह रहा है कि वायर्स में टेंशन नहीं है, वायर्स में टेंशन नहीं है, मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो mg को बैलेंस कर रहा है और mg को रॉड को नीचे खींचने नहीं दे रहा है। तो जो ऊपर का बैलेंसिंग फोर्स है वो कौन सा है? अब जाहिर सी बात है ये करंट कैरिंग रॉड है, करंट कैरिंग रॉड है तो ये जो लगने वाला फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर एक फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा। कितना होगा फोर्स? तो मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ की किसी रॉड पे जो लगने वाला फोर्स होता है F = IBL साइन थीटा, थीटा तो 90 हो जाएगा, तो IBL ये फोर्स होता है। अब लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब करंट कहाँ फ्लो हो रही है? क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तभी तो mg को बैलेंस करेगा। इसका मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? आप इमेजिन करिए लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं हम, ये इंडेक्स फिंगर को किस पर रखते हैं, यानी ये आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को और ये करंट को। आप यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का अगर यूज करेंगे तो आपका ये जो थंब होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, जो मिडिल फिंगर होती है वो करंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिखाया, फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो जाहिर सी बात है करंट इधर आ रही होगी, तो हमने ये डायरेक्शन दिखा दी करंट की, हमने ये डायरेक्शन दिखा दी करंट की। तो फिलहाल अभी हमने पढ़ा, हमने ये समझा कि इन दोनों वायर्स में कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब फोर्स F mg को बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फोर्स F बैलेंस कर रहा होगा mg को। फोर्स F होगा कितना? तो फोर्स F तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स है, यानी IBL होगा इक्वल टू mg। हमें क्या चाहिए? हमें तो B चाहिए, तो B इक्वल टू आ जाएगा mg/IL, ये B आ जाएगा। M की वैल्यू कितनी है? M की वैल्यू 60 ग्राम है। G की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 9.8 होती है, वैसे दे रखी है इसमें 9.8, अगर ना भी दे रखी हो तो आपको पता होनी चाहिए 9.8 होती है। तो यहाँ से B आएगा, M की वैल्यू 60 × 10⁻³ G की वैल्यू 9.8, I की वैल्यू 5, L की वैल्यू 0.45। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.26 टेस्ला। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 0.26 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये पहली कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। कौन सी पहली कंडीशन? पहली कंडीशन कह रहा था कि जब वायर में टेंशन जीरो हो। पहली कंडीशन क्या कह रहा था? व्हेन टेंशन इन द वायर इज जीरो। हम ये जो आपकी कंडीशन सॉल्व हुई है ये तब की कंडीशन है, इधर साइड में हम लिखे दे रहे हैं, when the tension in the wire is zero। ये तब की सिचुएशन है जब वायर में टेंशन क्या थी? जीरो थी। जब जिन वायर से हैंग हो रहा था उसमें किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं थी।
हैंग होते समय किसी भी तरह की कोई टेंशन वायर में नहीं थी, यानी व्हेन द टेंशन इन द वायर इज जीरो। ये तब की कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन कौन सी होगी? देखिए सेकंड कंडीशन में हमसे क्या बोला गया है, पहली कंडीशन सॉल्व हो गई। सेकंड कंडीशन में हमसे सिर्फ इतना बोला गया है कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए। हमसे क्या कहा गया है कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो टेंशन फोर्स कितना होगा। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो दोनों वायर्स में टेंशन फोर्स कितना होगा। अब आप सोचो कि अगर हम करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेन the direction of current is reversed, when the direction of current is reversed, अगर करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो हमसे तब क्या रहा है कि बताइए इन वायर में टेंशन कितनी होगी। अब आप सोचो कि अगर करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, हम करंट की डायरेक्शन को इधर कर दें, अब सिंपल सी बात है फोर्स अपोजिट हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स अभी तक ऊपर लग रहा था वो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते ही फोर्स क्या हो जाएगा, वही फोर्स F नीचे की ओर लगने लगेगा। अब दो फोर्स नीचे, यानी दो फोर्स रॉड को नीचे खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन वायर्स में क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। इन वायर्स में टेंशन फोर्स आ जाएगा क्योंकि खिंचाव आ जाएगा वायर्स में। तो वायर्स में टेंशन फोर्स कितना होगा, वायर्स में टेंशन फोर्स कितना होगा, वायर्स में आ जाएगा टेंशन फोर्स, दोनों वायर में आ जाएगा। तो ये दोनों वायर्स का जो टेंशन फोर्स T और T है वो बैलेंस कर रहा है mg और F को, यानी T प्लस T बैलेंस करेगा mg प्लस F को। T प्लस T दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg प्लस F को। तो यहाँ पर T प्लस T की जगह 2T रख दिए, यह आ जाएगा mg और प्लस F की जगह पर IBL। तो 2T इक्वल टू, आप सारी वैल्यू रख दीजिए, m 60 ग्राम, तो 60 × 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 9.8, ये mg आ गया। प्लस हम बात करते हैं IBL की, तो I कितना है, I है 5 एम्पियर, B कितना है, B मैग्नीट्यूड है, B हमारा यहाँ पे हमने निकाला था 0.26 और L लेंथ कितनी है 0.45 रॉड की लेंथ 0.45। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो टोटल टेंशन हमारा आएगा 2T वो आएगा 1.176 न्यूटन। ये टेंशन फोर्स हो जाएगा दोनों वायर्स में लगने वाला टेंशन फोर्स। अगर आपसे किसी एक वायर में पूछे तो 2 इधर डिवाइड में ले आइएगा। आपके यहाँ पे जो टेंशन फोर्स दे रखा है वो दोनों वायर्स में लगने वाला है। अगर किसी एक वायर में टेंशन फोर्स पूछे तो 2 को हम डिवाइड कर देंगे।